हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें एसिड के बारे में पढ़ना है, बेसिस के बारे में पढ़ना है और साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एसिड क्या होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और हम साल्ट की बात करेंगे और साल्ट से बनने वाले जो डिफरेंट कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर काफ़ी एक मज़ेदार चैप्टर भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली भी हैं। तो सारा चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो साथ में मैं आपको बताते चलूँगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर इस वीडियो को आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो 1.25x पर देख सकते हैं या फिर 1.5x पर भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अब चैप्टर के शुरुआत में जो फर्स्ट पारा दिया गया है, यहां पर कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपको एसिड और बेस के साथ, कि एसिड और बेस आप अपने लाइफ में अपने आसपास देखते हैं और आपको पता है कि जो आपका फूड होता है, खाना होता है, उसमें जो सावर टेस्ट आता है और जो बिटर टेस्ट आता है वो आपको आता है एसिड और बेसिस की वजह से। जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। और जो बेसिस होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। और आपके परिवार में अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा खाना खाने की वजह से, तो उसको क्या दिया जाता है? बेकिंग सोडा। क्यों भाई? बेकिंग सोडा एक प्रकार का बेस है और वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आपके आसपास चीजें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एसिड और बेस को समझते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। और साथ में जो बेस होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। ये तो हमारे कॉमन लाइफ की बात है। लेकिन क्योंकि हम यहां पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या केमिस्ट्री में हमें सिर्फ इतना जानना है कि कुछ और जानना है? नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा, हमें काफी और बातें जाननी है। तो एसिड के बारे में अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सबसे पहली बात क्या है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किसको? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या ये हमारा काम चल गया? इतना जानने से हमारा सारा काम हो जाएगा एसिड और बेस के बारे में? जी नहीं। एसिड का डेफिनेशन, बेस का डेफिनेशन अगर हम देखें, अगर आपसे कभी पूछता है तो यहां से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। उसको समझने के लिए हमें चैप्टर में काफी आगे जाना होगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या करते हैं हम लोग, एसिड और बेस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हम आसानी से समझने पाएंगे, जानने पाएंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब यहां पर देखिए एसिड और बेस के बारे में बताया गया है। यहां पर कहा जा रहा है कि एसिड जो है वो H+ आयन कंटेन करता है। ठीक है, ये क्या है भाई? तो देखिए जितने भी एसिड होते हैं ना, उनमें क्या होता है? उनमें हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम। और इन एसिड को जब भी इनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो ये क्या होते हैं? ये H+ आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो H+ आयन को रिलीज करते हैं जब इनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। और साथ में जो बेस होते हैं इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी OH जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा। और जब इनको बेस का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा, मतलब वाटर में घुलाया जाएगा, तो ये OH- आयन रिलीज करते हैं। H+ आयन क्या है? एक प्रकार का कटायन है। और OH- क्या है? अनायन है। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए HCl है जो एसिड है, इसका सॉल्यूशन जब हम तैयार करेंगे तो H+ और साथ में Cl- रिलीज होगा। इसी तरीके से NaOH क्या है? बेस है। जब इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो Na+ और साथ में OH- रिलीज होगा। इस तरीके से ये आयन जो है रिलीज करते हैं। तो ये आप समझ गए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड और बेस को आप अच्छी तरीके से समझ गए कि एसिड क्या है? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और साथ में इनका जब एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है तब ये क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। बेस क्या है? बेस एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। ये क्या होता है? इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और जब इनका हम एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वाटर में इसको घुलाते हैं, तो क्या करता है? ये एक तरीके से OH- आयन रिलीज करता है। लेकिन यहां पर एक सवाल है, क्या जितने भी हमारे कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन है वो क्या एसिड होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा। जैसे H2O में भी तो हाइड्रोजन है, क्या एसिड है ये? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारे एसिड में हाइड्रोजन होते हैं, ये सही बात है, लेकिन
जिस भी एटम में हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? क्लियर है? अब इसके बाद हमारी बारी आ जाती है इंडिकेटर की। अब हमें क्या समझना है? इंडिकेटर समझना है। तो अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के बारे में ऊपर आपने पढ़ा कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई ये लिटमस क्या है? तो लिटमस एक प्रकार का इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। और ये नेचुरल इंडिकेटर है। अब ये क्या चीज होता है भाई? तो आइए जरा सा हम इंडिकेटर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां पर कहता है कि इंडिकेटर आखिर होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो इंडिकेटर एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, उसको हम यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि आखिर वो एसिड है या फिर बेस है, और इसीलिए इस इंडिकेटर को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। और इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल, और तीसरा एरोमेटिक, जिसको कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर भी हम कहते हैं। अब देखिए, होने के लिए आप कैटेगराइजेशन और भी कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल इंडिकेटर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इंडिकेटर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको मेनली तीन टाइप्स में, तीन कैटेगरीज में बांटकर इंडिकेटर को पढ़ना है, तीन क्लासिफिकेशन में। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर आपका सिंपल होता है, ऐसे इंडिकेटर जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। ठीक है। अब अगर लिटमस की बात करें तो लिटमस एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो कि वॉयलेट कलर का होता है, जो कि लाइकेन प्लांट से निकाला जाता है, जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। अब ये थैलोफाइटा ग्रुप या क्या होता है, ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था चैप्टर 7 में, लेकिन इस बार सिलेबस से आपका आउट है, इसलिए आपने पढ़ा नहीं होगा, या फिर पिछले साल भी आउट था, आपने नहीं पढ़ा होगा, बस जान लीजिए। ठीक है। अब यहां पर लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ये आपका वायलेट कलर का होता है। किस कलर का? वायलेट कलर का। जब इसमें एसिड डाला जाता है या फिर एसिड जब इसमें डालते हैं तो इसका कलर वायलेट से चेंज हो जाता है। किस में? वायलेट से चेंज हो जाता है आपका रेड में, या फिर आपका ऑरेंज टाइप का कलर हो जाता है। और जब इसमें हम डालते हैं बेस, तो बेस डालते हैं तो क्या हो जाता है? ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहां पर लिटमस सॉल्यूशन क्या हो गया? तीन प्रकार के हम कह सकते हैं कि होते हैं। पहला तो आपका नॉर्मल लिटमस सॉल्यूशन जो कि कैसा होगा? वायलेट होगा, जो कि न्यूट्रल होगा। और आपका एसिडिक लिटमस सॉल्यूशन जो होगा उसका कलर रेड होगा, और बेसिक लिटमस सॉल्यूशन जो होगा उसका कलर ब्लू होगा। मतलब कि आपसे अगर कहीं कहा जाए कि भाई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, तो क्या है वो एक प्रकार का बेसिक है, बेस उसका नेचर है। और कहा जाए कि रेड लिटमस सॉल्यूशन है या फिर ऑरेंज लिटमस सॉल्यूशन है, तो वो क्या होगा? वो आपका एसिडिक लिटमस सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है। अब यहां पर इसी लिटमस सॉल्यूशन से तैयार किया जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है और रेड लिटमस सॉल्यूशन है, उसी से हम लोग ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर बनाते हैं। और यहां पर जो ब्लू और रेड है उसके बारे में आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई जो एसिड होता है वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो आपका जो बेस होता है यानी जो अल्कलाई होता है, मतलब देखिए जो बेस होता है जो कि सॉल्यूबल होता है उसको हम अल्कलाई कहते हैं। ठीक है। जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब इसके बाद बात करें, टर्मरिक की भी बात की गई है आपके एनसीईआरटी में, तो टर्मरिक भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये येलो कलर का होता है। आपने टर्मरिक हल्दी अपने घर में देखा है, और यहां पर आपने कभी देखा होगा घर में कि भाई अगर सब्जी कहीं पर हो, सब्जी जो है उस पर अगर हम लोग सब्जी को अगर साफ जब करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब्जी में क्या होती है? हल्दी होती है। अब यहां पर जो आपका टर्मरिक है उसको अगर हम एसिड में टेस्ट करते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको बेस के साथ टेस्ट करते हैं तो ये जो आपका कलर है इस हल्दी का चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश रेड कलर का हो जाएगा। हमें इस प्रकार से ये बेस में कलर चेंज करता है। अब यहां पर ऊपर हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई जो इंडिकेटर हैं वो तीन प्रकार के हैं। नेचुरल हमने समझ लिया, उसमें लिटमस और हल्दी की बात कर ली। इसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर को पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का हिस्सा पढ़ लेते हैं, तब इसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे।
अब यहां पर आपको टर्मरिक की बात की गई है, टर्मरिक के बारे में हमने पढ़ लिया। टर्मरिक के बाद यहां पर बात की गई है कि सिंथेटिक इंडिकेटर को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और इसके अलावा फिनफ्थलीन। अब इसको भी एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहां पर फिनोप्थिलीन की अगर हम लोग बात करें और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार के सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। इनको हम केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स की मदद से बनाते हैं और यहां पर इनको एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर है। अब इनमें क्या होता है, मतलब कि एसिड और बेस में ये इनका प्रभाव क्या होता है, ये जरा सा देखते हैं। जो फिनोफ्थोलिन की बात करें तो फिनोफ्थोलिन आपका कलरलेस होता है, जैसे कि आपको कलरलेस वाटर होता है ना, उसी तरीके से कलरलेस होता है। जब इसमें एसिड में हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, कलरलेस ही रहता है। और यहां पर जब इसको हम बेस में टेस्ट करते हैं तो कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। कैसा कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा फिनोप्थिलीन। तो यहां पर फिनोप्थिलीन के बारे में एक बात समझिए कि एसिड में कैसा रहेगा, कलरलेस, और बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि मान लीजिए कोई चीज है, हमारा कोई सामान था, कोई भी मटेरियल था, सब्सटेंस था, केमिकल, उसमें हमने क्या डाला, वो क्या था, कैसा था, बेस था। बेस था तो उसमें हमने फिनोप्थिलीन डाला तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और इसी सॉल्यूशन में मान लीजिए हम एसिड डाल देते हैं काफी ज्यादा मात्रा में, तो क्या ये पिंक ही रहेगा या फिर कलर चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज होता है, तो देखिए यहां पर मेरे पास एक पैकेट है, एक डिब्बा है मिथाइल ऑरेंज का, ये देख सकते हैं, ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज। कलर आपको क्लियरली यहां पर दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए जानते हैं मैं यहां पर क्यों लाया हूं, क्योंकि हम लोग जल्दी ही क्या करने वाले, जल्दी ही क्या मतलब 1-2 दिन में आपके इस चैप्टर के जितने भी रिएक्शन वगैरह हैं उन सभी को आपको रिएक्शन करवाकर सारे एक्टिविटीज के वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, सभी एक्टिविटीज समझ लीजिएगा। क्यों भाई, क्योंकि आपके चैप्टर के एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एक्टिविटीज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इन सारे वीडियोज को देखिएगा, जो कि मैं यहां पर डालूंगा, सारे क्या एक ही वीडियो रहेगा सारे एक्टिविटीज का, तो आपको चीजों को समझना और क्वेश्चन आंसर करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो शुरुआत में ऑरेंज कलर का होगा या फिर रेड, जैसे यहां पर मिथाइल रेड है लेकिन मेरे पास यहां पर मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। इसका कलर मुझे दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो जब इसमें एसिड में टेस्ट करते हैं तो कलर कैसा होगा, रेड होगा, और जब इसमें हम लोग बेस में टेस्ट करते हैं तो कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, इसको एरोमेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें गंध में चेंज आता है। तो यहां पर आपको देखें तो एसिड और बेस के हिसाब से इसमें गंध में चेंज आता है। इसमें क्या होता है, एग्जांपल के रूप में वेनिला और इसके अलावा अनियन और क्लोव, वेनिला, क्लोव ऑयल, अनियन जूस, ये होते हैं, ठीक है। तो अनियन जूस की बात करें तो जब इसमें एसिड में हम टेस्ट करते हैं तो इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा स्मेल था वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम बेस के साथ टेस्ट करते हैं तो भाई स्मेल जो है वो गायब हो जाता है, स्मेल जो है वो खत्म हो जाता है। और इसके बाद अगर क्लोव ऑयल की बात करें तो स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो बेस होगा वो स्मेल खत्म हो जाएगा, स्मेल द एंड कर जाएगा। तो यहां पर अल्फैक्टरी इंडिकेटर को अगर हम यहां पर देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में, तो उसको देख लेते हैं। लेकिन यहां पर देखिए लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहां कुछ और आपके इंडिकेटर के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, हाइड्रोजिना हो गया, पिटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, ये सारे भी आपके इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पेज पढ़ने से पहले ये आपका क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। और यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। हमारे पास क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब है, ए और बी। एक में क्या है, HCl है, और साथ में दूसरी तरफ हमारे सामने क्या है, NaOH है। तो NaOH क्या हो गया, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। तो यहां पर हमने क्या ऊपर देखा था, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है भैया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है। तो जब हम NaOH में डालेंगे ना उसको, तो कोई हमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जब हम एसिड में टेस्ट करेंगे तो कलर चेंज कर जाएगा, कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा या फिर ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो यहां पर HCl के साथ कलर चेंज होगा, NaOH के साथ कलर चेंज नहीं होगा। ये क्योंकि मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, वही चीज है, यहां पर उसी से क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहां पर कहता है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए, A, B, C। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, आपका वाटर है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है, और तीसरे में क्या है, बेस है। और आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है रेड लिटमस पेपर।
रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है भाई। तो रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है, तो रेड लिटमस पेपर कब चेंज करता है कलर, किसके साथ? तो भैया बेस के साथ चेंज करता है। अब हमें चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। तो हमें पता है कि रेड लिटमस पेपर क्या होता है, जो आपका बेस है उसके साथ कलर चेंज कर देता है, रेड से ब्लू हो जाता है। तो अगर हम इसको डालें तीनों में, ए में भी डाला, बी में भी डाला, सी में भी डाला, तो सी क्या है, बेस है, तो यहां पर क्या होगा, ये रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा। और इस ब्लू को फिर हम लोग डालेंगे दोनों में, यहां भी डालेंगे और यहां भी डालेंगे, तो ए यहां पर एसिड जो होगा, एसिड वहां पर ये ब्लू फिर से रेड हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि सी में बेस है, बी में एसिड है और ए में वाटर है, क्योंकि दोनों बार कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इसी सारे प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करके आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपके सामने पहला टॉपिक इस चैप्टर का, मतलब पहला नहीं, आगे 2.1 टॉपिक है। टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर उससे को शुरू करने से पहले आपको यहां पर कुछ लेबोरेटरी में जो इंपॉर्टेंट एसिड और बेस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहां पर देखिए, आपको एक्टिविटी 2.1 में कुछ नहीं कहा गया, यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए आप जितने भी आपको लेबोरेटरी हैं जो उसमें जो केमिकल्स मिलेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, नाइट्रिक एसिड एसिड है, तो इस तरीके से जितने भी एसिड और बेस है इनको क्या कीजिए, आप टेस्ट कीजिए। किस चीज के साथ, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनेप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सभी के साथ टेस्ट कीजिए, क्या कलर में चेंज आता है इसको आप जरा सा जांच कीजिए। तो यहां पर आपको जैसा मैंने ऊपर समझाया है उसी तरीके का चेंज आएगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जितने भी एसिड और बेस के नाम यहां पर दिए गए हैं उन सभी नाम को याद करना है और नाम के साथ उनका केमिकल फॉर्मूला भी याद करना है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स जो है ना आगे आपको बहुत यूज में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद बात करें तो आगे यहां पर आपका आ जाता है आपको अल्फैक्टरी इंडिकेटर, समझ गए। तो यहां पर यही कहता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं उनके गंध में चेंज आता है अगर उनमें उनको एसिडिक और बेसिक मीडिया में रखा जाए तो, और इन्हीं को हम अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो यहां पर एक्टिविटी 2.2 में क्या किया गया है, आपको एक प्रकार का अल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में टेस्ट करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि अनियन को लेना है, उसमें क्या करना है, उसको एक तरीके से चॉप कर देना है, उसको प्लास्टिक बैग में रख के कपड़े साथ में रख देने हैं, उसके बाद में उसको निकाल कर अगले दिन टेस्ट करना है। तो ये चीज जो है हम बाद में देख लेंगे, कर लेंगे। तो यहां पर अल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करें तो मैंने शायद आपको बता दिया, हाँ बता दिया है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। The liquid X changes its odor. Which type of an indicator is onion juice? The liquid X turns blue litmus red. List the observation X will show on reacting with the following. देखिए एक लिक्विड X है, कोई भी लिक्विड है, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ऑनियन जूस में सना हुआ एक कपड़ा यूज करते हैं चेक टेस्ट करने के लिए, और यहां पर क्या होता है, उसका ऑडर चेंज कर जाता है। तो यहां पर बात है कि अनियन जूस जो है वो किस प्रकार का इंडिकेटर है, सवाल मेन ये है। और साथ में जो ये लिक्विड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। ब्लू को रेड में कौन करता है, एसिड करता है, एसिड, ठीक है। तो यहां पर अब हमें बताना है कि ये जो लिक्विड है ये एसिड है, ये जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट होगा, और इनका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर लें तो Zn है, जिंक क्या है, एक प्रकार का मेटल है, और प्लस में हमें क्या रिएक्शन करवाना है, प्लस में हमें एसिड के साथ, जैसे कि मान लीजिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले पढ़ा होगा ZnSO4 प्लस H2 होगा। वैसे ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये दोनों रिएक्शन आपको यहां पर इस टॉपिक में पढ़ने, कहां पर पढ़ने, इस टॉपिक में, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं कि ये रिएक्शन आपका हो जाएगा, समझ गया। हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होता है, और इसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और साथ में हम लोग HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में H2O बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, इंडिकेटर्स वगैरह को कंप्लीटली पढ़ लिया, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे केमिकल रिएक्शंस में अब आते हैं, यानी कि जो हमारा एसिड बेस है उनका रिएक्शन अब हम देखने वाले हैं कि अलग अलग चीज़ों के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है रिएक्शंस में, वो है हाउ डू
एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी जो मेटल होते हैं उनके साथ एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपको सबसे पहला ये एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी जो है ना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, साथ में पढ़िए। यहां पर कहता है कि आप एक एपरेटस सेटअप कीजिए, और ये एक्टिविटी आपको खुद से नहीं करना है, आपको टीचर्स के असिस्टेंस में करना है अगर कभी कीजिएगा तो। ये इस तरीके का आपको क्या करना है, एपरेटस सेटअप करना है। यहां पर क्या करना है, ये एक लेना है टेस्ट ट्यूब, उसमें इस तरीके से पाइप निकाल लेना है और यहाँ पे सोप सॉल्यूशन ले लेना है, और ये पाइप इस तरीके से जाएगा कहाँ, सोप सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, H2SO4 लेना है टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, H2SO4 ले लेना है। इसके साथ ही और इसमें जिंक ग्रैनुअल्स के कुछ पीसेस डाल देने हैं, यानी जिंक जो मेटल होता है उसके कुछ पीसेस डाल देने हैं। अब यहाँ पर जब आप ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो इस तरीके से जाएगा, इसमें से होते हुए इस सोप सॉल्यूशन के थ्रू होते हुए बाहर निकलेगा। और यहाँ पर आप कैंडल को जब इस बबल्स के पास में लाइएगा तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा और आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। पॉप साउंड क्या होता है, पॉप साउंड मैं थोड़ा सा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो साउंड आपने सुना है ऐसा ही साउंड आता है पॉप साउंड, तो इसी तरीके का साउंड आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि आप जिंक ग्रैनुअल्स के सरफेस के ऊपर क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगा कि एक तरीके से बबल्स वहाँ से रिलीज होते हैं। और यहाँ पर कहता है कि पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू सोप सॉल्यूशन, व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में बबल क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रहा है और इस तरीके से यहाँ पे बबल के रूप में वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फील्ड बबल, तो ये जो बबल यहाँ से निकलेंगे इसके पास जब आप गैस ये कैंडल ले जाइएगा, जलता हुआ कैंडल, तो वो क्या करेगा, पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। और इसी तरीके से आप ये टेस्ट कर सकते हैं HCl, HNO3 और CH3COOH के साथ। तो यहाँ पर ये सारे ऑब्जर्वेशन में आपको क्या होगा, सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हमने H2SO4 डाला, H2SO4 क्या है, एक प्रकार का एसिड है। इसी तरीके से जब हम HCl डालेंगे तो सेम रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा, HNO3 डालेंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, CH3COOH डालेंगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। हर मामले में हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन किसका है, मेटल का रिएक्शन है। मेटल का रिएक्शन किसके साथ, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। और प्लस में क्या बनता है, प्लस में देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो कि हमने देखा कि बबल्स के रूप में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपका रिएक्शन है ये एक और चीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये है एक प्रकार का टेस्ट जो कि आप हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस के लिए टेस्ट करेंगे। अब यहां पर आप इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, ये जो बर्निंग कैंडल है इसको नजदीक ले जाकर क्या कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछे कि हम लोग हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई हाइड्रोजन टेस्ट के लिए जो पूरा एपरेटस है उसको आप ड्रॉ करिए, डिजाइन करिए, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपने क्या समझा, आपने समझा कि जो मेटल है, जिंक क्या है, एक प्रकार का मेटल है, और जिंक जो है वो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देता है। जैसे अगर हम देखें तो Zn प्लस H2SO4, तो यहां पर क्या होगा, ZnSO4 होगा, प्लस में H2 होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस Zn के जगह पर किसी और मेटल को हम लेते हैं, या फिर H2SO4 के जगह पर किसी और एसिड को हम ले लें, तो भी हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, मेटल साल्ट बन जाएगा, मेटल का साल्ट बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर एसिड प्लस मेटल, इससे क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये किस चीज का रिएक्शन है, जब भी हमारा एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, हमें साल्ट मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगा, साल्ट प्लस क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है, आगे क्या कहता है,
आगे कहता है कि प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यानी कि टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 2 ml लीजिए और उसमें जिंक के मेटल का पीस लीजिए और इसमें इस टेस्ट ट्यूब को क्या कीजिए, गर्म कीजिए। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा और ऑब्जर्वेशन अपना ऑब्जर्व कीजिए। तो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ ये 2.4 एक्टिविटी है ना, इससे जुड़ा हुआ हमारा यहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 16 या 17 में आया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां क्वेश्चन में क्या कहता है, वही चीज कहा गया है। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation of the chemical reaction involved in the test to detect the gas. Name the gas which will be evolved with when the same metal reacts with dilute solution of strong acid. तो यहां पर क्या रिएक्शन होगा, यहां पर NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन हमने लिया है एक्वस फॉर्म में, जिंक हमने डाला, जिंक क्या है, मेटल है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZNO2 बनेगा और यहां पर हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब यहां पर ये रिएक्शन जो है ना, ये आपको सीधे क्वेश्चन पूछा गया है ये रिएक्शन को। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं, यहां पर कहता है क्या कि भाई देखो यहां पर कौन सा गैस हमारा रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए कौन सा हमारा टेस्ट होता है, ये यहां पर टेस्ट देख सकते हैं। ये आपका सेटअप है जिससे कि हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि इसी टॉपिक से है। ये क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH, आल्सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, राइट अ टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ गैस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सिंपल सा यार, सिंपल सा यही रिएक्शन आपको लिखना है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्या बना, सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉप साउंड का टेस्ट करेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कैंडल को ले जाएंगे बबल को के पास और उससे क्या होगा, उससे हमारा पॉप साउंड आएगा जिससे कि हम ये कंफर्म करेंगे कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। समझ गए। लेकिन यहां पर आगे एक और चीज बताया है, आगे बताया है कि यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन हो रहा है बेस प्लस मेटल, जिसमें कि क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ये एक प्रकार का रेयर रिएक्शन है। ये नॉर्मली नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर बेस के साथ आप मेटल को रिएक्ट कीजिएगा आपको क्या मिल जाएगा, आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, या फिर हर मेटल के साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये रेयर रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर हम लोग देखें तो हमारे सामने टॉपिक आ जाता है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। हम लोग क्या करने वाले हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अब ये समझने वाले हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए जरा सा समझते हैं। तो यहां पर भी अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, यही रिएक्शन कराना है मेटल कार्बोनेट का और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, आपको रिएक्शन कराना है एसिड के साथ। अब आपको क्या कह रहा है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब को इसी तरीके से सेटअप कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया, जैसे ये A टेस्ट ट्यूब है, इसी तरीके से एक और टेस्ट ट्यूब लीजिएगा B, उसको इसी तरीके से आप सेटअप कर लीजिएगा। पहले में क्या कीजिएगा, आप सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 लीजिएगा टेस्ट ट्यूब A में, और इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब B में आप NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिएगा। यानी कि एक हो गया मेटल कार्बोनेट और दूसरा हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहां पर आप क्या कीजिएगा, 2 ml डाइल्यूट HCl डाल दीजिएगा दोनों टेस्ट ट्यूब में, यानी कि A में भी और इसी तरीके से B में भी। तो यहां पर बात है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या होगा रिएक्शन, क्या रिजल्ट निकलेगा, और इसमें से आपको क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। कौन सा गैस हम देखते हैं।
तो ये जो गैस निकलेगा इसको आप लाइम वाटर के थ्रू पास कराइएगा। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, इसमें यहां पर कॉर्क लगा दिया गया ताकि गैस लीक ना करे, और इसमें से ऐसे पाइप निकालकर और यहां पर लाइम वाटर लिया गया है इसमें, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी कहते हैं, सॉरी CaOH भी कहते हैं, COH का होल टू भी कहते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, पास कराते हैं। और यहां पर इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें समझना है। तो यहां पर देखिए जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हमारा टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, Na2CO3 है, साथ में 2HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और साथ में रिजल्ट क्या निकला, NaCl बना, H2O बना, और साथ में CO2 हमारा गैस रिलीज हुआ। उसी तरीके से सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया, NaCl बना, H2O बना, और साथ में CO2 बना। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रहा है, CO2 गैस। अब यहां पर हम लोग CO2 गैस को क्या करा रहे हैं, लाइम वाटर के थ्रू पास करा रहे हैं। तो भाई क्यों पास करा रहे हैं लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर से क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। तो भाई यहां पर ये जो लाइम वाटर के थ्रू पास होता है ना, ये हमारा होता है CO2 के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए, कि आखिर ये जो रिएक्शन हुआ इसमें से CO2 हमारा रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको पास करने के लिए हम टेस्ट करने के लिए हम लोग लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। और ये लाइम वाटर टेस्ट होता है CO2 के प्रेजेंस के लिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई ये CO2 के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो लाइम वाटर टेस्ट होता है। CaOH का होल 2 से हम लोग क्या कराते हैं, पास कराते हैं गैस को। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो हमारा रिएक्शन लाइम वाटर टेस्ट का भी आप यहां पर देख सकते हैं कि CaOH का होल 2 CO2 साथ में हुआ, और साथ में CaCO3 बना, CaCO3 बना, जो कि एक प्रकार का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और साथ में हमारा H2O बन गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि अगर इस CO2 को ज्यादा देर तक आप पास कराइएगा, मतलब कि कंटिन्यूअसली थोड़ी ज्यादा देर तक पास करते रहिएगा, तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा CaHCO3 का होल 2 बन जाएगा। अब यहां पर बात यह है कि ये ऐसा बन जाएगा, और यहां पर आपका जो व्हाइट कलर है वो अब चला जाएगा, समझ गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था और वो कलरलेस क्यों हो गया, क्योंकि ये जो आपका CaCO3 है ना, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में होता है। और जैसे ही ये CaCO3 और CO2 के साथ मिलकर और रिएक्शन करके आपको जब ये CaHCO3 बना देता है, तो ये क्या हो जाता है, वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, और ये आपको कलरलेस हो जाता है, और उसमें कोई कलर नहीं दिखता है, समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यह हुआ लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में आपको यह रिएक्शन भी याद करना है, और साथ में यह रिएक्शन भी याद रखना है। और हां, एक चीज मैं बता दूं कि 10th क्लास में चाहे वो चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपको जो भी रिएक्शन है, सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए इस तरीके से, तभी आपको जो क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, वो आप आसानी से करने पाएंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपने क्या समझा, यहां पर समझा कि भाई हमारा जो मेटल कार्बोनेट होता है और साथ में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये जब मेटल के एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैस रिलीज होता है, और साथ में हमारा क्या होता है, एक साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पर ये साल्ट बन रहा है, ये NaCl क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। और यहां पर साल्ट कब बनता है भाई, साल्ट कब बनेगा, तो ये चीज तो हमें आगे पढ़नी है। तो यहां पर अगर हम साल्ट कब बनेगा ये चीज समझने की कोशिश करें, तो यहां पर एक रिएक्शन होता है जिसको कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है साल्ट, और साथ में वाटर बनता है। तो यहां पर क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, बनेगा साल्ट, और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो यही रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आंसर क्या होगा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेस प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। तो यहां पर NaOH जो है वो आपका क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट हम लोग जानते हैं, और साथ में H2O बना। तो यहां पर
NaCl के बनने का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो आप यहां से बता सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, समझ गए कि जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इन दोनों में। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, HCl क्या है, एसिड है, यहां पर भी HCl एसिड है। तो उससे हमें क्या समझ में आया कि भैया ये जो Na2CO3 है ना और NaHCO3 है, साथ में नाम भी आपको याद रखना है, क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नाम ध्यान रखिएगा। ये दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है, बेस वाली प्रॉपर्टी है। क्यों भैया, क्योंकि यहां देखो बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो सॉल्ट बन रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, बेस है। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कैसी, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर आपने देखा कि भैया एसिड के साथ हमें तो पढ़ना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपके बुक में यहां पर बेस के साथ रिएक्शन नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है, क्योंकि ये जो मेटल कार्बोनेट है और साथ में जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनकी प्रॉपर्टी होती है बेसिक, और ये जब बेस होंगे तो बेस के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहां पर इस टॉपिक से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इनको हम जरा सा देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो यहां तक वाले क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे, अब इस टॉपिक से हम जरा सा देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है, ये आपको 2016 का क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, पहला तो पूछा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा, और साथ में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन बोल रहा है लिखने के लिए। तो यहां तो पहली चीज आप क्या कीजिएगा, ये रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिएगा वर्ड्स में कि भाई CO2 को जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है, वाटर रिलीज होता है, ये आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ये आपको शॉर्ट टर्म में होता है, मतलब कि थोड़े देर के लिए अगर हम करेंगे पास तब, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पास करेंगे तो आपका क्या होगा, हमारा CaHCO3 बन जाएगा, CaCO3 का होल 2 बन जाएगा। तो ये चीज आपका हो गया आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है क्या, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू 2 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया, NaHCO3 हो गया, साथ में CH3COOH हो गया। तो यहां पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका एसिड का रिएक्शन होगा तो दो चीज तो हमेशा बनने वाला है, पहला तो H2O बनेगा और दूसरा क्या, CO2 बनेगा। तो हमने क्या लिख दिया, H2O लिख दिया और प्लस में CO2 लिख दिया, सॉरी यहां पर जगह नहीं है, मैं नीचे कर लेता हूं। हमने क्या लिख दिया, CO2 लिख दिया प्लस में H2O लिख दिया। अब यहां पर बचा क्या, तो बचा भाई Na बचा और यहां पर क्या बचा, CH3COO बचा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3COONA। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन बना सकते हैं कि जब भी आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या मेटल कार्बोनेट होगा, जब वो रिएक्ट करेगा आपके एसिड के साथ, आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा, और बाकी जो बचे उसको मिलाकर आप लिख दीजिए, वो क्या होगा, एक प्रकार का सॉल्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछता है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट टेकन इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो यहां पर आपको सीधा सीधा जो ये टेस्ट ट्यूब ए वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपसे पूछ रहा है। यहां पर जो पहला हमने रिएक्शन देखा था उस रिएक्शन के बारे में बात यहां पर किया जा रहा है, तो इसको सीधा सीधा आपको याद कर लेना है क्योंकि यहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत पूछता है। यह रिएक्शन आपको सीधा सीधा पूछा गया है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, रिएक्शन लिख दीजिए। अब यहां पर आगे क्या कहता है, आगे यहां पर थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा गंदा हो चुका है।
एक सेकेंड। तो यहां पर कहता है कि व्हेन यू ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू एसिटिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब अ गैस लिबरेट्स इमीडिएटली विथ अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये क्या होता है, इसका मतलब कि भाई बुलबुले के रूप में आपको गैस निकलता है। नेम दिस गैस, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टेस्टिंग दिस गैस। गैस कौन सा होगा भैया, CO2। क्यों भैया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 गैस रिलीज होगा और साथ में H2O हमारा बनेगा, तो CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, गैस का नाम CO2 हो गया। इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लाइम वाटर टेस्ट करते हैं और लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं CO2 को। तो ये रिएक्शन आप लिखकर साथ में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अ गैस इज लिबरेटेड इमीडिएटली विथ अ ब्रिस्क एफरवेसेंस व्हेन यू ऐड एसिटिक एसिड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर इन टेस्ट ट्यूब। नेम द गैस एंड डिस्क्राइब द टेस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द गैस। वही चीज है, वही चीज आपसे पूछ रहा है कि भाई गैस का नाम बताओ, CO2। कैसे टेस्ट करोगे, लाइम वाटर टेस्ट करोगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे आप यहां पर समझ गए। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर बेसिक फॉर्मूला क्या दिया गया है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी चीज का, कि भाई जो मेटल कार्बोनेट है और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। क्लियरली है, इसको याद करो। कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यही तीन चीज बनेंगे। मैंने आपसे कहा कि CO2 लिखिए, H2O लिखिए और साथ में जो बाकी बचा उसका सॉल्ट का नाम लिख दीजिए, हो जाएगा आपका रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद अगला टॉपिक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर आपको उसी के लिए एक्टिविटी 2.6 किया गया है। एक्टिविटी 2.6 में कहता है कि आप डाइल्यूट NaOH का 2 ml लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें फिनोप्थलीन सॉल्यूशन 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए, 2 बूंद क्या कीजिए, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। इसका कलर क्या होगा, कलर क्या होगा भैया, फिनोप्थलीन अगर हम लोग बेस में डालते हैं तो क्या हो जाता है, आपको पिंक हो जाता है। ठीक है, अब डाइल्यूट HCl डालिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो धीरे धीरे क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो बेस का इफेक्ट है उसको कैंसल आउट कर देगा एसिड। तो यहां पर जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्या होगा, कलर आपका कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो बेस का इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया गया। अब यहां पर आगे कहता है कि NaOH जो है वो आप फ्यू ड्रॉप्स एक्स्ट्रा डालिए, तो क्या पिंक कलर फिर से आ जाता है, जी हां फिर से आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बेस था, बेस की प्रॉपर्टी को पहले एसिड ने कैंसिल कर दिया, एसिड हमने डाला तो, फिर हमने बेस ज्यादा मात्रा में डाला तो बेस का फीचर फिर से आ गया, बेस का कैरेक्टरिस्टिक फिर से दिखने लगा। तो यहां पर यही होता है कि जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है। यह तो हमने ऊपर अभी तुरंत देखा था जब हम पिछला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कि जब हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, और यही रिएक्शन हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है भाई कि यहां पर क्या हुआ, बेस और एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, हमारा साल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, और आप जो है न्यूट्रलाइजेशन को समझ गए, शॉर्ट में ही समझे लेकिन समझ गए। आगे और भी थोड़ी मोड़ी बातें हैं जो कि हम लोग करेंगे। अब यहां पर आगे हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम एसिड के साथ देखते हैं। तो यहां पर आपको कहता है कि आप क्या कीजिए, कॉपर ऑक्साइड लीजिए, कॉपर ऑक्साइड लीजिए एक बेकर में, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डालिए और धीरे धीरे उसको हिलाते रहिए। अब यहां पर चेक कीजिए कि भाई सॉल्यूशन का कलर क्या होगा और साथ में कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, यह हम जरा सा देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आंसर भी साथ में दिया गया है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड इन द रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड इज रिटेन एज। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड क्या बना, सॉल्ट और वाटर। कुछ समझ में आया समझ में। तो भैया यहां पर जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसिक होती है, और यहां पर साल्ट भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, तो कैसा रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। मेटल ऑक्साइड एक प्रकार का बेस हो गया और ये क्या हो गया, एसिड हो गया, बेस प्लस एसिड सॉल्ट। क्लियर है।
अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर बात करें तो यहां पर कहता है कि ऊपर के रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक इक्वेशन लिखना है, उसको बैलेंस करना है। वो आप खुद से कर लीजिएगा, उतना कुछ टफ है नहीं, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इसी तरीके से जो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो बेस है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उसी वजह से हमें क्या समझ में आता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड। तो यहां पर आप समझिए कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड ये आपका होगा बेस। कैसा नेचर होगा? बेस होगा। लेकिन वहीं जो नॉन मेटालिक होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, ये आपको क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो यहां पर मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ करेगा, और जो आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये ध्यान में रखिए। तो यहां पर अगला टॉपिक क्या कहता है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब कि जो कि मेटल नहीं है और उसका ऑक्साइड, ये तो आपको पता होगा भाई, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, आपको पता होगा कि नॉन मेटालिक क्या होता है, मेटालिक क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कराया जा रहा है, एसिड के साथ नहीं कराया जा रहा। क्यों भाई? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो यहां पर कहता है कि यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लाइम वाटर कहते हैं, इन एक्टिविटी 2.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर कहता है कि देखिए, CO2 का हमने रिएक्शन किसके साथ कराया? हमने कराया CaOH का होल 2 के साथ। तो यहां पर क्या बना? यहां पर हमारा बना CaCO3 प्लस H2O बना था। यह हमारा रिएक्शन हुआ था। तो यहां पर CO2 क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और साथ में COH का होल 2 क्या है? ये एक बेस है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन में क्या बना? यहां पर ये सॉल्ट बना और साथ में H2O बना, H2O सिंपल वाटर बना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस कहते हैं कि व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। तो भाई ब्रास और कॉपर क्या है? मेटल है। ये आपके कर्ड क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो मेटल और एसिड क्या हो जाएंगे? आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहां पर आगे कहता है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है? H2 गैस लिबरेट होता है। अब यहां पर एग्जांपल बताइए और साथ में टेस्ट बताइए। तो H2 गैस का टेस्ट आपने ऊपर देखा होगा। इसके साथ ही यहां पर यह क्वेश्चन क्या कहता है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्स इज कैल्शियम क्लोराइड। अब यहां पर कहता है कि भाई देखो यहां पर क्या है? एक कंपाउंड है मेटल ए क्या करता है? आपको HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? उसमें से बबल्स, यानी कि छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, और ये जो गैस निकला ये आपको बर्निंग कैंडल को बुझा सकता है। तो ऐसा फीचर वाला कौन सा गैस होता है? ये CO2 होता है, ठीक है। और यहां पर आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, और साथ में हमारा क्या बन रहा है? साथ में CaCl2 बन रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग इस रिएक्शन को समझें, और मतलब यहां तो एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बताता हूं कि जब CO2 बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, तो साथ में आपका H2O भी बनेगा, और साथ में यहां पर CaCO3 होगा। ये आपका होगा रिएक्शन। तो इसको ज़रा सा समझ लीजिएगा, हम जो NCERT सॉल्यूशन वाला वीडियो लाएंगे उसमें हम इसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर देंगे। तो यहां पर अब हमारे सामने अगला टॉपिक आ जाता है 2.2। What do all acids and all bases have in common? यानी कि सभी एसिड और सभी बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों को एक तरीके से हम कंपेयर करके अब यहाँ पर देखने वाले हैं, और कुछ हम एसिड बेसिस के कुछ फीचर्स भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं।
तो यहाँ पर एक तरीके से जो बात कही जा रही है, यहाँ पर कहता है कि 2.1 जो सेक्शन था, यानी कि जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा कि सभी जो एसिड होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। हमने क्या देखा था कि उनका जो टेस्ट होता है सावर होता है, साथ में वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें। और साथ में एक और चीज़ मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है और वो H+ आयन को रिलीज करते हैं। समझ गए? तो वो चीज़ यहाँ पर हमें समझना है कि भाई देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्टिविटी 2.3 हमने देखा, उसमें हमने क्या देखा कि जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज से हमें क्या पता चलता है कि सभी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ हम चेक करने वाले हैं कि क्या जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है क्या वो सारे एसिडिक हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं होते हैं। जैसे कि जो आपका H2O है, H2O जो है उसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन वो एसिड नहीं है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी है 2.8। इसमें क्या किया जा रहा है, हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, अल्कोहल का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम लोग 2 नेल करेंगे, 2 नेल लेंगे, कॉर्क पर लगा देंगे और इसमें 100 ml मतलब 100 ml बीकर में लेंगे। मतलब ये सिंपली ये सेटअप जो है ना, ये सेटअप आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या किया गया है, 2 काटियाँ गाड़ दी गई हैं, एक कैथोड के रूप में काम करेगा, एक एनोड के रूप में काम करेगा। और यहाँ पर हमारा इस बीकर में सॉल्यूशन भर दिया गया है और इसके थ्रू क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ये सॉल्यूशन पास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास कब करता है, जब उसमें आयंस बनते हैं। तो एसिड में हमें पता है कि एसिड में क्या होता है, आयंस बनते हैं। कौन सा आयन, H+ आयन या फिर H3O+ आयन। अब ये क्या चीज़ है, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, इसके बारे में थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एसिड में ये आयन बन रहा है, H+ आयन बन रहा है। लेकिन जो आपका अल्कोहल है या फिर ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोजन एटम है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो सारे कंपाउंड एसिड नहीं होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है और वो क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, तब क्या होगा, वो एसिड होगा। समझ गए? तो एसिड क्या हुआ, एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और वो H+ आयन रिलीज करते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या है अभी तुरंत हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर यही चीज बात कही गई है जो कि मैंने बताया कि देखिए जो एसिड होते हैं उनमें H+ आयन होता है जो कि कटायन के रूप में रिलीज करते हैं और अनायन के रूप में बाकी दूसरा जो कंपाउंड है वो रिलीज करते हैं। जैसे HCl का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो Cl- रिलीज होगा अनायन, NO3 रिलीज होगा HNO3 में, SO4 2- आपका H2SO4 में रिलीज होगा, CH3CO- CH3COH में रिलीज होगा। तो इस तरीके से जो H+ आयन है एसिड में रिलीज होते हैं। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा जो आपके बेसिस होते हैं, बेसिस में क्या होता है, बेसिस में भी आयन रिलीज होते हैं और बेसिस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहां पर बेसिस में क्या होता है, OH- आयन रिलीज होता है जो कि क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा क्या आ गया, अगला टॉपिक आ गया व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में जब हम एसिड और बेस डालते हैं तो क्या होता है। तो ऊपर टॉपिक को एक बार हम जरा सा रिवाइज करें तो आपको पता चल गया कि सभी एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। तो एसिड में, सारे एसिड में कॉमन होता है कि हाइड्रोजन एटम होता है और H+ आयन रिलीज करता है। और जो आपके बेसेस होते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आयन रिलीज होता है, क्लियर बात है, खत्म। अब यहां पर अगला आपका टॉपिक है एसिड और बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं, वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहता है कि डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या एसिड जो है जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं तभी वो आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग यहां पर एक्टिविटी 2.9 पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी 2.9। अब यहां पर ये एक्टिविटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन यहां पर बनता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, यहां पर आपको पूछेगा कि
जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है इसको बनाने का प्रोसेस बताइए कि ये गैस रिलीज कैसे होता है, बनता कैसे, इसका प्रोसेस बताइए। तो उसके लिए भी आपको ये एक्टिविटी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि लेवल डायग्राम बनाइए कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है, या फिर जो गैस है उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, मतलब ड्राई के रूप गैस के रूप में कैसे टेस्ट करते हैं, फिर वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग 1 ग्राम NaCl लेंगे। क्या लेंगे? NaCl लेंगे 1 ग्राम, और इसके साथ ही ये जो NaCl लेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे जो कि काफ़ी क्लीन हो और ड्राई हो, सूखा हुआ हो, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग साथ में कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे जो कि टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व देखने को मिलता है, क्या यहाँ से कोई गैस निकल रहा है, ये हमें अब चेक करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब हमें गैस को टेस्ट करना है कि भाई वहाँ पर ये जो गैस निकला वो ड्राई और वेट, मतलब ड्राई मतलब सूखा हुआ लिटमस पेपर लेंगे, और वेट एक भीगा हुआ, मतलब कि जो भीगा हुआ था मॉइस्चर जिसमें है उस वैसा लिटमस पेपर लेंगे। तो यहाँ दोनों लिटमस पेपर पर हमारा क्या इफेक्ट होता है ये हमें नोट करना है। जब हम ड्राई HCl गैस पर हम टेस्ट करेंगे, जब उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो हमें कोई रिजल्ट, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एसिड अपना काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ पर आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो ड्राई HCl गैस होता है वहाँ पर आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो H+ आयन है वो रिलीज नहीं होता है, H3O+ भी रिलीज नहीं होता है, कुछ भी रिलीज नहीं होता है। जब हम HCl सॉल्यूशन की बात करते हैं या फिर जब मॉइस्चर होता है उस समय में हमारा क्या होगा, ये लिटमस पेपर जो है ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर हमारा एक प्रकार का H+ आयन रिलीज होगा और साथ में H3O+ आयन रिलीज होगा। अब H3O बार बार आ रहा है, ये क्या है अभी तुरंत हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो रिएक्शन में हम लोग का क्या ले रहे हैं, पहला तो हम लोग NaCl ले रहे हैं, प्लस में हम लोग क्या ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन कौन सा क्या बन गया, यहाँ पर हमारा बन गया HCl बन गया, प्लस हमारा बन गया NaH, एक सेकेंड, NaHSO4 बन गया। ये मैंने लिख कर रखा था, थोड़ा सा मिस्टेक दिमाग से ही उतर गया था, ठीक है। NaCl और H2SO4 का रिएक्शन होकर HCl बन गया इधर, और यहाँ पर NaHSO4 बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पर इस एपरेटस को, इस सिस्टम को ध्यान में रखिएगा, इस इमेज को, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि ये देखिए आपको क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर लेबल डायग्राम बनाने के लिए बोला है कि भाई हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी में। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहां पर आपको क्या कहता है, यहां पर कहता है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो हमेशा वाटर के प्रेजेंस में ही रिलीज होते हैं, और जो H+ आयन का सेपरेशन होता है HCl मॉलिक्यूल से वो वाटर के एब्सेंस में नहीं हो सकता है, वाटर के बिना नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहां पर रिएक्शन दिया गया है, जो HCl है वो उसमें जब वाटर मिक्स किया जाता है, H2O मिक्स किया जाता है, तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है, और साथ में यहां पर Cl- हमारा एक आयन रिलीज होता है। अब यहां पर बात है कि H3O+ ये हाइड्रोनियम आयन कहां से आ गया। हाइड्रोनियम आयन इसलिए आ गया कि जब यहां पर जो हमारा HCl है उसमें जब H2O मिक्स किया जाता है तो H+ आयन रिलीज होता है, लेकिन H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन, ये आपको अकेले नहीं रह सकता है, H+ के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो H+ रिलीज होगा HCl से, यानी कि HCl क्या हो जाएगा, H+ और Cl- के रूप में रिलीज होगा। तो H+ जो होगा वो आपका जो सॉल्यूशन में H2O है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और H3O+ बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो एसिड है वो H+ आयन या तो देगा वाटर सॉल्यूशन में या फिर H3O+ देगा, इन दोनों में से कोई एक देगा, मतलब दोनों ही देंगे। H+ रिलीज होगा और बाद में वो H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है H3O+ कहां से आ गया।
अब यहाँ पर देखिए एसिड का तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर बेस की बात करें तो बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारा OH माइनस आयन रिलीज होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो NaOH जो है उसमें जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो Na प्लस आयन रिलीज होगा और इसके अलावा OH माइनस आयन रिलीज होगा। और यहाँ पर भी वही काम होता है जो कि हमने एसिड में देखा, वही काम होगा। अब यहाँ पर देखिए इस इमेज से, इस एक्टिविटी से जो क्वेश्चन आने वाला है या फिर आया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको और भी दिए गए हैं बेस के, जैसे KOH है, ये सॉलिड है, इसमें इसको जब हम H2O में मिक्स करते हैं तो K प्लस और साथ में OH माइनस। MgOH का होल 2 है, वाटर में मिक्स करेंगे Mg2 प्लस और 2OH माइनस रिलीज होगा। क्लियर बात है कि जो बेसिस होते हैं जब वाटर में मिक्स होते हैं ये जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH और ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिस हैं, सारे बेसिस आपके ऐसा नहीं करते हैं, सभी बेसिस आपके वाटर में घुल कर और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं करते हैं। और कुछ जो बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं इनको अल्कलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कलाई कहा जाता है, समझ गए। और अल्कलाई एक प्रकार का बेस होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। और अल्कलाई जो होते हैं वो सोपी होते हैं टच में, मतलब जो साबुन आप देखते हैं ना वो उसकी बात की जा रही है, उसका टेस्ट बिटर होता है और वो नेचर में कोरोसिव होता है। नेचर में कोरोसिव मतलब कोरोजन का वो काम करता है। और यहाँ पर एक बात जो हमेशा बार बार आपको बताया जा रहा है कि कभी भी आप एसिड बेस इन सभी को टेस्ट या फिर टच करने की कोशिश खुद से ना करें, ठीक है, वो आपके लिए जानलेवा या फिर हार्मफुल हो सकता है। अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि भाई ये सारे एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं और सारे जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस रिलीज करते हैं। तो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अब फिर से देखें तो यहाँ पर अब हम समझने पाएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे काम करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज करेगा। अब ये बनता कैसे है, तो एसिड में बात करें तो एसिड में देखिए क्या होता है, एक तरफ आपका हाइड्रोजन होता है और साथ में कुछ और अटैच्ड होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी हमारे पास है एक्स्ट्रा वो, और साथ में बेस का OH को छोड़कर जो भी है हमारे पास वो, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये OH बेस का और H एसिड का ये आपस में मिलकर H2O बना देंगे। क्या बना देंगे, H2O। और यहाँ पर हमारा बन जाएगा साल्ट जो कि एसिड और बेस का हिस्सा। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप कोई भी रिएक्शन ऊपर का उठाकर देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन का, वो आपका एक तरीके से फिट बैठ जाएगा। अब यहाँ पर आगे एक्टिविटी है 2.10। अब ये 2.10 में एक्टिविटी में क्या कहता है, टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, add few drops of concentrated H2SO4 to it, swirl the beaker slowly, touch the base of the beaker, is there a change in temperature, is this an exothermic or endothermic process, repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record all your observation। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है कि देखिए जो एसिड और बेस होते हैं उसको जब हम क्या करते हैं, उसको हम कंसंट्रेटेड बनाते हैं, डाइल्यूट जब हम बनाते हैं, यानी कि जो एसिड है उसमें जब हम वाटर मिक्स करते हैं या फिर बेस में जब हम वाटर मिक्स करते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब पतला करना, मतलब कि जैसे आप शरबत पीते हैं तो शरबत में जब बहुत ज़्यादा मीठा लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि भाई थोड़ा सा मीठा वो कम लगे, तो वो क्या कर रहे हैं, आप शरबत को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को जब हम एसिड और बेस के साथ करते हैं कि अब उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये एक प्रकार का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इसमें हमेशा केयर रखना होता है, ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि भाई देखो जब भी हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, उसमें हमको डायरेक्टली वाटर नहीं डालना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि एसिड को हम पानी में डालें धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे, जल्द स्पीड में ऐसे करके नहीं, बूंद बाई बूंद धीरे धीरे डालें। उसका रीज़न ये है कि जो हीट जनरेट होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि उससे पूरा एसिड ब्लास्ट जैसा, मतलब कि स्प्लैशेस, छींटे पड़ेंगे और उससे आपको बर्न्स वगैरह भी हो सकते हैं। और जिस ग्लास कंटेनर में आपने एसिड रखा है वो टूट भी सकता है, चकनाचूर भी हो सकता है और उससे आपको काफ़ी डैमेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक साइन आपको दिखाया गया है कि ऐसा साइन यहाँ पर आपको, जहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड और बेस होते हैं वहाँ पर ऐसा साइन होता है। हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई एसिड आप डालिएगा वाटर में, वाटर आप एसिड में कभी नहीं डालिएगा, और वो भी आप क्या डालिएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, लिटिल अमाउंट में डालिएगा, ताकि आप जो है
ताकि आपको किसी भी तरीके का बर्न या फिर डैमेज ना हो। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही चीज पूछा जा रहा है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। यहाँ पर सिंपली यही बात है कि ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और अगर हम वाटर को डालेंगे एसिड में तो भाई वाटर पूरा एसिड के साथ एक बार में रिएक्ट कर जाएगा और काफी हीट जनरेट होगा। लेकिन जब हम एसिड डालते हैं वाटर में तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, थोड़ा सा एसिड गया थोड़ा सा रिएक्शन, फिर थोड़ा सा गया थोड़ा सा रिएक्शन, तो उससे क्या होगा, ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा और हमको बर्न या फिर कुछ डैमेज वगैरह वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन तो भाई एनसीईआरटी का है जिसके लिए हम अलग से वीडियो करने वाले हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। सिंपल सा बात है भाई कि वहाँ पर H+ आयन ये रिलीज करते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं जिससे कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन हमारे ग्लूकोज में अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कहता है कि वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेम आंसर कि भाई आयन रिलीज होते हैं। वाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, भाई वही आपके आयंस रिलीज नहीं होते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, तो आंसर मैंने पहले ही दे दिया। वाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, तो भाई हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्टेड होता है जब हम एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक एसिड है, उसमें क्या है, उसमें वाटर जो है वो 50% है, 50% कंसंट्रेशन का है, तो यहाँ पर 50% क्या है, वाटर है और 50% आपका एसिड है। लेकिन अगर हम इसमें वाटर डाल देंगे तो जो एसिड है उसकी अमाउंट तो घट जाएगी। मान लीजिए कि इसमें क्या किया, बढ़ा दिया और वाटर का कंसंट्रेशन 70% कर दिया, तो एसिड हमारा तो अब 30% है ना। तो एसिड अगर 30% हो गया तो हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी तो कम हो गया ना, इसलिए। अब यहां पर आगे क्या कहता है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज एडेड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर हमारा क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने टॉपिक है 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है इसके हम बात करने वाले हैं। सिंपली कहें तो हम लोग पीएच स्केल या फिर पीएच पेपर वगैरह की बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि देखिए भाई हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि भाई कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। हमने समझ लिया कि भाई देखो जो H+ आयन है या फिर OH- आयन है, अगर वो कम ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, कम ज़्यादा होगा हमारे एसिड और बेस का। मतलब एसिड स्ट्रांग होगा या फिर बेस स्ट्रांग होगा, एसिड वीक होगा बेस वीक होगा, ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बेस कम स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रांग है, कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रांग है, ये हम पता कैसे लगाएंगे। जैसे हमें हमेशा पता होता है कि भाई नंबर्स में हम हमेशा बात करते हैं। जैसे हमें ये पता है कि मैं कमज़ोर हूँ, आप पढ़ने में तेज हैं, लेकिन आप कितना पढ़ने में तेज हैं, मैं कितना कमज़ोर हूँ, उसके लिए क्या होता है, एग्ज़ाम होते हैं। कोई बच्चा 90% लाता है, कोई बच्चा 35% लाता है, तो हमें पता है कि ये जो 90% वाला बच्चा है वो ज़्यादा तेज है, कितना ज़्यादा तेज है, 35 वाला कितना कमज़ोर है, नंबर्स है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को नापने के लिए कि जो पावर है एसिड और बेस, उसके पावर को नापने के लिए कि कौन सा एसिड कितना पावरफुल है, कौन सा बेस कितना पावरफुल है, इसको हम नापने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को समझ लेते हैं और ये काम कैसे करते हैं ये ज़रा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग इसमें H+ आयन के कंसंट्रेशन को मापते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना कम उतना वीक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जिसमें कि कई सारे इंडिकेटर मिक्स कर दिए जाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में कई सारे इंडिकेटर मिक्स कर दिए जाते हैं, और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये अलग अलग लेवल पर, मतलब अलग अलग
जो आपका पावर है आपके एसिड और बेस का, उसके हिसाब से अलग अलग कलर शो करता है। और यहाँ पर जो ये शो करता है ये अलग अलग हाइड्रोजन आयंस के लेवल पर शो करता है। मतलब कि कोई एसिड है, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कलर अलग होगा, और किसी में कम है तो उसका कलर क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरीके से आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अब हम पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मापता है किसी भी सॉल्यूशन में, एसिड हो या फिर बेस हो, दोनों में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को ही मापता है। बोलेगा सर बेस में कैसे हाइड्रोजन आयन, तो भाई देखेंगे उसको। तो यहाँ पर ये जो आपका स्केल है यही हमारा पीएच स्केल होता है। और ये पीएच में जो पी होता है ना, इसका नाम होता है पोटेंस। ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो पीएच का सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल मतलब है इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में ये आया था जिसका नाम था पोटेंज। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें पीएच स्केल जो होता है, इसमें हम एसिड और बेस दोनों को माप सकते हैं। और ये स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल का आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। ये इमेज आपको बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से नहीं बताया गया है, लेकिन इस तरीके से होता है कि 7 बीच में हो गया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल। ये ना तो एसिड है ना तो बेस है। यहाँ 0 की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इधर हम 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जितना उधर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब यहां पर बात करें तो यहां पीएच की बात करें तो पीएच एक तरीके से हम पीएच एक प्रकार का नंबर शो करता है 0 से 14 के बीच में, जिसमें कि हमें पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू का नंबर कम होगा। मतलब जितना हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, उतना ये नंबर कम होगा। 0 मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, 5 मतलब बहुत वीक एसिड, 6 मतलब वीक एसिड, 8 मतलब वीक बेस, लेकिन 14 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर यही चीज जो मैंने आपको बताया है वही लिखा गया है। पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। 7 से कम सॉल्यूशन होगा पीएच स्केल पर तो एसिडिक होगा। 7 से 14 के बीच में होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। और यहां पर क्या होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि वीक जो अल्कलाई है यानी कि जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब यहां पर बात करें तो यहां पर आपको जो ये पीएच मापने के लिए यूज़ होता है, वहां पर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ होता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा नहीं, हम सॉल्यूशन जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि पेपर का यूज़ करते हैं जिसमें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर अटैच्ड, मतलब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर को कंटेन करता हो। ठीक है, वैसा पेपर का हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं पिछले एग्जामिनेशन में, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर कहता है कि अ टीचर प्रोवाइडेड एसिटिक एसिड वाटर लेमन जूस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर सिंपली कहता है कि अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं, इनका बेस बताया गया है, पीएच वैल्यू बताया गया है 3, 12, 4, 8 और 14। तो इनमें बताया गया कि इनमें से कौन सा सही नहीं है और उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न हमारा सेकेंड है वाटर, तो यहाँ पर सेकेंड है 12। वाटर का कितना होता है, 7 होता है। 12 लिखा गया तो वाटर का सही नहीं है। क्यों नहीं है भैया, तो वाटर जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है 2 सॉल्यूशन ए एंड बी हैव पीएच वैल्यूज ऑफ 3 एंड 10.5 रिस्पेक्टिवली। इसमें से कौन हमारा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो ब्लू लिटमस को रेड में हमारा करेगा 3 वाला। क्यों, क्योंकि हमारा एसिड जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, और 3 किसका होगा, एसिड का होगा। यहाँ पर फिनफ्थलीन को कलरलेस से पिंक कौन कर देगा, तो 10.5 वाला बी कर देगा, क्योंकि ये क्या है, ये बेस है, और बेस हमारा पिंक, बेस में फिनफ्थलीन पिंक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, मेंशन इट्स वन यूज, एक यूज करने के लिए बता रहा है। यहाँ पर आपका बोलता है कि एक सॉल्यूशन है ए, वो फिनफ्थलीन के साथ पिंक कलर देता है, मतलब कि वो क्या है, बेस है। ठीक है, अब सॉल्यूशन बी है, वो रेड कलर देता है जब मिथाइल ऑरेंज उसमें ऐड किया जाता है, तो मतलब क्या है, एसिड है सॉल्यूशन बी। तो यहाँ पर ये तो क्लियर आपको पता चल गया कि वो एक एसिड है एक बेस है। अब यहाँ पर कहता है कि सॉल्यूशन ए और बी में से किसका हाईयर पीएच वैल्यू होगा, तो भाई जो बेस है ना, यानी सॉल्यूशन ए, इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे अब हमारे सामने क्या आता है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2.11 है, यहाँ पर कुछ आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनके आपको
जो ऑब्जर्वेशन है वो करने हैं, यानी कि उनका पीएच वैल्यू या फिर पीएच कलर वगैरह टेस्ट करना है। तो ये तो हम यहाँ पर करने वाले हैं नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इमेज दिया गया है। ये इमेज बता रहा है कि पीएच कलर, पीएच ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेस सोन ऑन पीएच पेपर। पीएच पेपर इस तरीके का होता है, इस कलर का। अब कलर आप देख सकते हैं कि कौन से पीएच लेवल पर, कौन से पीएच नंबर पर किस प्रकार का कलर हमको देखने को मिलता है पीएच पेपर के ऊपर। तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि भाई अलग अलग चीज़ों का जो पीएच है वो कितना होता है। जैसे कि वाटर का कितना होता है, वाटर का 7 होता है, हमें पता है। ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। लेमन जूस का 2.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस बोले तो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी बात की जा रही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 14 होता है। क्लियर, आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कहता है कि जो स्ट्रेंथ होता है एसिड और बेस का, वो H+ आयन और OH- आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें, एसिटिक एसिड को देखें, सेम कंसंट्रेशन के, जैसे कि मान लीजिए 1 मोल लेते हैं, मतलब कि कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड को अगर हम एक साथ लें, एक अमाउंट में लें, तो वहां पर इन दोनों में अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। तो जो एसिड ज़्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो एसिड कम H+ आयन रिलीज करते हैं उनको हम वीक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया कि एसिड 2 प्रकार के, एक स्ट्रॉन्ग और एक क्या हो गया, वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, H+ आयन ज़्यादा होगा। वीक में क्या होगा, H+ आयन कम रिलीज होगा। तो H+ आयन और H+ आयन की बात है कि ज़्यादा H+ आयन रिलीज होगा तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, कम होगा तो भाई वीक है। ठीक है। अब उसी तरीके से बेस की बात होती है। बेस भी 2 प्रकार के, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH- आयन जो हमारा है वो ज़्यादा रिलीज होगा। वीक बेस मतलब कि कम रिलीज होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाता है टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे आसपास जो भी दुनिया है उसमें पीएच की क्या वैल्यू है। पीएच क्या है, पीएच एक प्रकार से हमारा नंबर है जो कि शो करता है कि कौन कौन सा सब्सटेंस कितना हमारा एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, मतलब कि एसिड बेस की जो कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी है, उसके बढ़ने घटने से क्या एनिमल और प्लांट को फर्क पड़ता है। जी हाँ, पड़ता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारा बॉडी जो है, हम इंसानों का, जानवरों का जो बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच में काम करता है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी पीएच रेंज के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ 7.8 से ज़्यादा अगर मिलती है या फिर 7 से कम मिलती है तो हमारे शरीर को वो हार्म पहुंचाता है। जैसे कि जो एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह होता है, वो जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारे शरीर को वो डैमेज कर देता है। क्यों भाई, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उतने पीएच वैल्यू को मैनेज करने के लिए नहीं बना है। समझ गया। तो इसी तरीके से जब रेन वाटर में पीएच की वैल्यू मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, 5.6 से पीएच कम हो जाता है, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो जो रेन आ रहा है उसमें एसिड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और ये जब एसिड रेन हमारा नदियों में जाता है तो वहाँ का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, यानी कि एसिड की मात्रा नदियों में बढ़ जाती है, जिससे कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो एक तरीके से उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कहता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनको भी अच्छे अमाउंट में अपने एक स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, अच्छी तरीके से जी सके। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सॉइल का भी पीएच अगर बढ़ जाता है तो प्लांट्स वहां पर ग्रो नहीं करने पाते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि भाई एक सर्टेन लेवल ऑफ पीएच वैल्यू बना हुआ रहे। इसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें भी एक सर्टेन लेवल ऑफ पीएच वैल्यू होना चाहिए, तभी डाइजेशन सही तरीके से काम करेगा। हमारा जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारा स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और इसकी मदद से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। आपने जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार हमारा जो पेट है वो सही तरीके से फूड डाइजेस्ट नहीं करने पाता है, और उस समय क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड क्रिएट कर देता है, बना देता है, और उससे हमको पेन भी होता है, इरिटेशन भी होता है, और खट्टे ढकार वगैरह आते हैं। तो उस समय लोग क्या करते हैं, बेस को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा एसिड का इफेक्ट है उसको कैंसल आउट किया जा सके।
तो यहाँ पर इसके बारे में हमने शुरू में ही बात किया था। तो जो इस प्रकार के बेस होते हैं जो कि हमारे पेट के स्टमक के एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या काम करते हैं, जो एक्सेस एसिड है हमारे पेट में स्टमक में उसको कैंसल आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसके इफेक्ट को हमारे पीएच को स्टमक के पीएच को थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब कि एसिड के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। और इसमें हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो कि एक हल्का सा बेस है, बहुत पावरफुल बेस नहीं है। अब यहाँ पर पीएच एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा टूथ के लिए, हमारा दांत के लिए। हमारा जब माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे जब चला जाता है तो हमारा दांत जो माउथ है वो डिके करने लगता है। तो आप एक तरीके से जान लें कि हमारा जो माउथ का जो दांत का इनेमल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये होता है, जिससे कि हमारा दांत बना हुआ होता है और ये हमारे शरीर का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम कोई भी चीज़ मीठा चीज़ खाते हैं तो मीठा चीज़ जब हमारे दांतों में फंस जाता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस मीठे सब्सटेंस को खाकर और उस मीठे सब्सटेंस को खाकर एसिड रिलीज करते हैं और उससे हमारा दांत जो है वो डैमेज होने लगता है। वो क्या करता है, एक तरीके से कोरोड होने लगता है। तो यहाँ पर आपको इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप मीठा खाएं या फिर कुछ इस तरीके का खाएं तो दांत हमेशा साफ रखें, मुंह को साफ रखें, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसी जो मीठा सब्सटेंस है माउथ में उसको कंज्यूम करके और उससे एसिड रिलीज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा माउथ डिके होने लगता है, माउथ का दांत जो है वो डिके होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेस्ट उपाय क्या है, बेस्ट उपाय है कि भाई माउथ को क्लीन कर लीजिए खाना खाने के बाद, और जो टूथपेस्ट होते हैं वो उससे आप दांत सेफ कीजिए। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो जनरली बेस होता है, बेसिक सब्सटेंस उसमें ऐड किए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे माउथ के एक्सेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और टूथ डिके जो है उसको एक तरीके से खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एसिड बेस है इनको सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज किया जाता है एनिमल्स और प्लांट के द्वारा। तो आपको कभी अगर हनी भी काटा हो या फिर आपके आसपास के लोगों को काटा हो तो वहाँ जो हनी भी होती है वो क्या करती है, वो एसिड कंटेन करती है। तो जब भी हनी भी किसी को स्टिक करती है इस तरीके से तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपके शरीर में एसिड छोड़ देती है, जिससे कि क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो वहाँ पर जब आप एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी शांति मिलती है, और इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉब्लम है मतलब जो एसिड का इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से जो स्टिंगिंग हेयर होता है निटल लीफ का, ये इसमें होता है मिथनोइक एसिड, जिससे कि बर्निंग पेन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी उसी से जुड़ी हुई दी गई है कि जो नेचर है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन भी साथ में देती है। मतलब कि यह कहा जा रहा है कि नेटल एक तरीके से हर्बेसियस प्लांट है जो कि जंगलों में उगता है और इसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं, मतलब कि इसमें दाने दाने होते हैं, मतलब कांटेदार हिस्से होते हैं जो कि एसिड कंटेन करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है कि डॉग प्लांट के पत्ते अगर आप रगड़ेंगे तो उससे आपको आसानी मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये पत्ते का एग्जाम्पल है निटल का, तो ये एक तरीके से जान सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डॉग प्लांट है ये क्या है, एक प्रकार का बेसिक होता है नेचर का, और जहां भी आपको नेटल मिलेगा उसी के आसपास क्या मिलेगा, ये डॉग प्लांट मिलेगा। तो यहां पर नेचर हमेशा एसिड और बेस के प्लांट को साथ में रखता है जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करने में काम करते हैं। तो यहां पर कुछ आपको नेचुरली ऑकरिंग एसिड के नाम बताए गए हैं, उनका नेचुरल सोर्स बताया गया है, एसिड बताया गया है, और इनको नाम जो है इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। आपको ऑरेंज में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। साउर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। एंट स्टिंग में मिथनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग में मिथनोइक एसिड होता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा खत्म हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतने कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें हैं जो कि पहले हमने बात की। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आ जाता है टॉपिक 2.4 मोर अबाउट साल्ट्स। अब हम यहाँ पर साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं।
तो देखिए अभी से पहले हमने जो काफ़ी सारे फीचर्स देखे, प्रॉपर्टीज़ देखे एसिड और बेस के, वहाँ पर हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि वहाँ पर क्या होता था कि भाई एसिड और बेस रिएक्ट करते थे और साल्ट बनते थे। तो अलग अलग तरीके से हमने देखा कि भाई साल्ट बनते हैं, तो मतलब कभी क्या होता है, मेटल रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है, तो उसमें क्या रिजल्ट निकलता है, हमें साल्ट देखने को मिलता है। तो अभी तक ऊपर हमने देखा कि कई सारे रिएक्शन थे जहां पर साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, और उन सब चीजों में एक चीज क्या कॉमन था कि भाई एसिड और साथ में बेस रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो वहां पर हमने कई सारे रिएक्शन देखे जहां पर साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट साल्ट के प्रिपरेशन को देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और साथ में यूजेस को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आपका 2.4.1 है फैमिली ऑफ साल्ट। अब देखिए जब साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट हमारे ध्यान में क्या आता है, एक साल्ट आता है जो कि हमारे घर में यूज होता है, जो कि NaCl होता है, जिसको कि हम टेबल साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं, जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं हमारी सब्जी में या फिर कुछ भी फूड आइटम्स में उसको यूज किया जाता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे साल्ट होते हैं, बहुत प्रकार के साल्ट होते हैं। उनका अगर हम देखें तो जैसे कि एग्जाम्पल है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। तो बहुत तरीके के साल्ट होते हैं और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन सभी के केमिकल फॉर्मूला लिखिए। तो भाई ये केमिकल फॉर्मूला आप खुद से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उतना कुछ टफ ये है नहीं, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच एबव साल्ट में बी ऑब्टेन्ड। ऊपर के जो साल्ट है वो किन किन एसिड और बेस से बन रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो एक्टिविटी वाला वीडियो करेंगे ना, उसमें इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा एक्टिविटी आपको करवा देंगे, क्योंकि उसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा। अब यहां पर आगे है टॉपिक 2.4.2 पीएच ऑफ साल्ट। तो भाई पीएच क्या होता है आपको पता है, आपने पढ़ लिया है। तो यहां पर साल्ट का भी पीएच होता है। तो बोलिएगा सर साल्ट का कैसे पीएच होगा, साल्ट में तो भाई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो फिर भाई ये साल्ट कैसे, साल्ट का पीएच कैसे हो सकता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर है कि जो साल्ट होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन सा, पहला होता है न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, दूसरा होता है एसिडिक साल्ट और तीसरा होता है बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। तो भाई तीनों में क्या अंतर है, तीनों में अंतर है कि जब आपका न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा जब इक्वल पावर के जो आपको एसिड और बेस है वो जब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आपका न्यूट्रल साल्ट बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एसिड और बेस में रिएक्शन होता है उसमें एसिड पावरफुल होता है और बेस वीक होता है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और उसका जो पीएच होगा 7 से कम होगा। समझ गए। अब अगर इसी का उल्टा देखें तो कई बार क्या होगा, आपको वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे उस समय जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक प्रॉपर्टीज वाला, बेसिक फीचर वाला सॉल्ट होगा, यानी उसका नेचर बेस होगा, यानी उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो समझ गए कि भाई साल्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे कि जो हमारा NaCl है, NaCl ये क्या है, ये हमारा एक प्रकार का न्यूट्रल साल्ट है। लेकिन दूसरे कई सारे साल्ट होते हैं जो कि आपके एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हमारा क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो कॉमन साल्ट है ना, इससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो कि हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो हम उन्हीं केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनके प्रिपरेशन को देखेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमने अभी तक क्या देखा कि जो साल्ट है हमारा NaCl, ये बनता कैसे है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है। और साथ में यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये कैसे होता है, यहां पर रिएक्शन होता है NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O।
यहां पर ये क्या बन गया, ये हमारा सॉल्ट बन गया, साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एसिड और बेस रिएक्ट हुए, हमारा NaCl का फॉर्मेशन हो गया। ये इक्वेशन भी है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे सिंपली पूछ दिया कि भाई कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, उसका रिएक्शन लिखिए, तो आप यहां से लिख सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर आपको पता है कि ये जो सॉल्ट है ये हमारा फूड में इस्तेमाल होता है, कॉमन सॉल्ट होता है जो कि आपके घर में यूज होता है। और ये जो आपका सॉल्ट है ये एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहां पर जो आप देखें, जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत तरीके के साल्ट होते हैं जो कि उसमें घुले हुए होते हैं, और वहां पर सोडियम क्लोराइड भी समुद्र के पानी में घुला हुआ होता है। और यहां पर उन सभी साल्ट में से इस सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है समुद्र के पानी को इवापोरेट करके। यानी कि जो आप साल्ट यूज करते हैं वो किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं बनाया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसको प्यूरिफाई करके, उसका इवापोरेट करके उससे सॉल्ट निकाला जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है और आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहां पर क्या होता है, इसके अलावा आपको ये जो सॉल्ट होता है ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी स्टोर्ड होता है, और ये दुनिया के अलग अलग इलाके में भी स्टोर्ड होता है। जैसे हिमालय के रीजन में भी आपको सॉलिड सॉल्ट मिलेगा, जिसको कि हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। अब ये जो सॉल्ट होते हैं ये आपको क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, पत्थर के रूप में होते हैं, और जिस तरीके से हम कोयला वगैरह निकालते हैं उस तरीके से इस सॉल्ट को निकाला जाता है। और यहां पर इसका कलर ब्राउन होता है। ब्राउन क्यों होता है भाई, क्योंकि यहां पर सॉल्ट के साथ कुछ दूसरे इंप्यूरिटीज भी साथ में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर इसी सॉल्ट को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कई बार कि भाई रॉक सॉल्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या, मतलब हार्ड क्यों होता है, तो वहां पर बात करें तो इसका कलर ब्राउन क्यों होता है, ये चीज आप एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि ये बना कैसे, ये जो रॉक सॉल्ट है ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो भाई बात है कि आज के लाखों साल पहले जहां पर ये सॉल्ट मिल रहा है, जैसे हिमालयन के आसपास के रीजन में, वहां पर क्या था, वहां पर समुद्र का पानी भरा हुआ था, वो पानी सूख गया, यहां पर ये सॉल्ट जो थे वो जमा हो गए, और लाखों साल में वो एक पत्थर का रूप में बदल गए, और इस तरीके से ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद यहां पर महात्मा गांधी के डांडी मार्च के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चैप्टर सेकंड में। नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए चैप्टर सेकंड, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल हैं उनका फॉर्मेशन। तो यहां पर सबसे पहला चीज है कि भाई जो हमारा कॉमन साल्ट है यानी जो NaCl है वो क्या है, एक प्रकार का रॉ मटेरियल है जो कि डिफरेंट केमिकल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें हम बहुत सारे डेली यूज के मटेरियल्स बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और भी बहुत सारे हैं, तो सबको हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन किया जाता है आपको एक प्रोसेस के जरिए, जिसको कि क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। अब ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और अगर आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा तो आपको ज्यादातर चांसेस है कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्लियर कर सकते हैं। अब ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिससे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन जिसको कि हम ब्राइन कहते हैं, इसको जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, और उससे हमें क्लोरीन मिलता है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। अब यहां पर इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं, NaCl + 2H2O, और यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, NaOH + Cl2 + H2, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ। अब यहां पर इसको अगर हम देखें तो ये आप इमेज देखिए, ये इमेज है आपका पूरा प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस होता है। अब यहां पर ये कंटेनर है, इसमें क्या किया जा रहा है, इस तरफ से ब्राइन डाला जा रहा है, और यहां पर बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया है, ठीक है। और इस तरफ से हमारा एक आउट निकाला गया है, बाहर निकलने का रास्ता है, जहां से क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है NaOH, वो निकलेगा। अब क्या होता है, यहां पर एनोड एक तरफ डाला गया, दूसरी तरफ कैथोड डाला गया, आप देख सकते हैं एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जब दिया जाएगा तो क्या होगा, जब यहां से ब्राइन आएगा तो यहां से क्लोरीन गैस अलग होगा जो कि यहां से निकल जाएगा, और साथ में आगे जाकर इस तरफ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और यहां से क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन आपको
जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू इस तरफ आ जाएगा और हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, और साथ में आपका NaOH जो है वो यहां से ब्राइन के साथ घुलकर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस है ये होता है। अब इस क्लोर अल्कलाई प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इमेज भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इमेज भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अब यहां पर बात करें तो आपका NaOH है, यानी कि जो हमारा क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके यूजेस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो यूजेस आप यहां से देख सकते हैं, यूजेस यहां पर दिया गया है। किस चीज में यूज होता है भाई? सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है, डीग्रीजिंग मेटल में यूज होता है, मतलब कि मेटल में ग्रीस हटाने में यूज होता है। समझ गए? इसी तरीके से इसमें से जो क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन को हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, स्विमिंग पूल में यूज करते हैं, पीवीसी बनाने में यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं, सीएफसी पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें बनाने में यूज करते हैं। और साथ में जो हाइड्रोजन निकलता है उसको फ्यूल, मर्ग्रीन, अमोनिया, बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग चीजों के यूजेस भी आपको बताए गए हैं, और ये सारे यूजेस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपको कहता है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज, why when it is called rock salt, how is rock salt formed। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो भाई हमारा जो सोडियम क्लोराइड है कॉमन साल्ट है, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहां पर जो एसिड और बेस जिससे ये बनता है, HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो रॉक साल्ट कब कहा जाता है? रॉक साल्ट कहा जाता है जब ये लार्ज क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है आपको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, और इसको हम समुद्र वगैरह से नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां ये किस प्रकार का साल्ट है? तो ये एक प्रकार का न्यूट्रल साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट। समझ गए? अब यहां पर आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। यानी कि सभी का यूज भी आपको लिखना है, सभी का आपको जो प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है। प्रोडक्ट क्या निकला? NaOH मिला, H2 मिला, Cl2 मिला, ये भी हमें मिल गया। समझ गया? तो ये तीनों प्रोडक्ट के यूज लिखेगा, यूज आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है आपको। अब यहां पर आगे क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडस्ट्रीज में कैसे बनते हैं? तो ये पूरा क्लोर अल्कलाई प्रोसेस आपको लिखना है। नेम द प्रोसेस, क्लोर अल्कलाई, सिंपल सी बात है। इन दिस प्रोसेस अ गैस X इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट, दिस गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड Y which is used as bleaching agent in the chemical industry, identify X and Y, write the chemical equation of reaction involved। तो भाई यहां पर पहला चीज हो गया नेम द प्रोसेस, ये भी आपने लिख लिया। और यहां पर अ गैस X इज फॉर्म्ड, तो X भाई यहां पर सिंपल है Cl2, क्लोरीन गैस की यहां पर बात की जा रही है। अब यहां पर क्लोरीन गैस की बात की जा रही है, लेकिन उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम आगे करेंगे, और यहां पर इसका आंसर आपको कहां से आएगा? ये आपको ब्लीचिंग पाउडर में आएगा। तो अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देख लेते हैं कि और कुछ क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन यहां पर है, हाँ यहां पर यह है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो आपको अभी हमने क्या देखा कि भाई Cl2 गैस वहां पर रिलीज हुआ जब हम क्या कर रहे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब यहां पर ये जो Cl2 गैस रिलीज होता है ऊपर वाले प्रोसेस में, उस Cl2 गैस का यूज किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, और इसको हम क्या करते हैं, ये इस क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? तो यहां पर क्या होता है कि जो क्लोरीन है उसको ड्राई स्लेक्ट लाइम, मतलब कि जो स्लेक्ट लाइम है CaOH का होल टू, इसके ये जब ड्राई फॉर्म में होता है, सूखा हुआ होता है, उसके ऊपर से जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH Cl2 बनता है। और यहां पर यही होता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो सारे नाम और फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब पूरा डिटेल में आपको नहीं बताया जा रहा, बस शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बता दिया गया है। अब यहां पर देखें तो यहां पर और क्वेश्चन वगैरह कुछ बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 लिखिए। ठीक है, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, तो पूरा प्रोसेस यहां पर बताइए। फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, तो यहां पर डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी यहां पर दिया गया है।
तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करते हैं कॉटन को ब्लीच करने में, लाइनन ब्लीच करने में, मतलब कि सिंपली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इसके अलावा पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को भी ब्लीच करने में यूज करते हैं। इसके अलावा जो क्लोथ्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो भाई ब्लीचिंग पाउडर भी आप समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अब हम बात करने वाले हैं। अब बेकिंग सोडा आपको पता होगा कि आपके किचन में यूज होता है, आपके घर में यूज होता है जब खाना बनाया जाता है उस समय में। और इसको जनरली यूज किया जाता है जब एक तरीके से हमें कुछ क्रिस्प वगैरह बनाना होता है, और भी बहुत तरीके से यूज होता है। और इसको जल्दी खाना पकाने के लिए, या फिर एक तरीके से जो आप खाना वगैरह जो आटा होता है जिसको फुलाया जाता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, उसमें भी कई बार यूज किया जाता है। अब यहां पर ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, रिएक्शन भी देखा था, ठीक है। अब यहां पर इसको बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड से। और सोडियम क्लोराइड इसका रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं, क्या रिएक्शन है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। और इससे हम क्या करेंगे, NH4Cl बनेगा, जिसका यहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं, NaHCO3 जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, उसकी हम बात कर रहे हैं। बेकिंग सोडा हमारा यहां पर हो गया। अब यहां पर बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा एक प्रकार का माइल्ड बेस होता है। और ये एक तरीके से क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी यूज होता है। और यहां पर जब बेकिंग सोडा को कुक किया जाता है, हीट किया जाता है खाना पकाने के दौरान, तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में H2O बनता है और साथ में CO2 बनता है। समझ गए। तो यहां पर अगर आप जानते होंगे बेकिंग सोडा, अगर आप कभी किचन में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि आपके घर में बेकिंग सोडा अवेलेबल होगा, और आपके घर में अलग अलग चीज़ों में बेकिंग सोडा का यूज़ भी होता है। अगर हम बेकिंग सोडा की यूजेस की बात करें तो इसका एक यूज़ क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, जो कि बेकिंग सोडा और साथ में एक हल्का एसिड, माइल्ड एसिड को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि टाटारिक एसिड हो गया। तो क्या होता है कि जब बेकिंग पाउडर को हम लोग हीट करते हैं या फिर वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर में या तो मिक्स करते हैं या फिर हीट करते हैं, तो ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है, यहां पर NaHCO3 होता है और साथ में H+ आयन आता है। कहां से आता है भाई, क्योंकि हमने एसिड है साथ में, किस चीज में, बेकिंग पाउडर में। एसिड क्या करेगा, वाटर के साथ मिल जाएगा और H+ आयन रिलीज करेगा। तो यहां पर CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ में सोडियम साल्ट बनेगा किसी भी एसिड का, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो CO2 रिलीज होता है, इस CO2 की मदद से क्या होता है, आपका जो ब्रेड होता है या फिर जो केक होता है वो काफी सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, फूल जाता है। तो आप घर में देखते होंगे कि जब भी कहीं पर केक बनता है तो वहां पर बेकिंग सोडा का यूज होता है। जिस तरीके से ईस्ट काम करता है उसी तरीके से बेकिंग पाउडर का यूज होता है। बेकिंग पाउडर जो है ईस्ट के जैसे ही फंक्शन करता है। अब यहां पर देखें तो आगे कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसको आपको एंटासिड बनाने में भी इंग्रेडिएंट के रूप में यूज करता है, क्योंकि ये एक प्रकार का अल्कलाइन होता है, आपको क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। और ये एक तरीके से क्या करता है, स्टमक के एक्सेस एसिड को खत्म कर देता है और आराम पहुंचाता है। और इसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह है वो देखें तो यहां पर क्वेश्चन हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन यहां पर मिलेगा आपको, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसको बनाने वाला जो एसिड और बेस है उसकी बात की जा रही है। और केमिकल इक्वेशन भी साथ में लिखिए और यहां पर बताइए कि ये कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और इसका पीएच वैल्यू भी लिखिए। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा क्या है, NaCl हमारा क्या है, एक साल्ट है। NaCl साल्ट है, जिससे कि हम लोग क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहे हैं, यानी कि जो हमारा जो बेकिंग सोडा है उसको बना रहे हैं। तो NaCl जिससे बना, NaOH और प्लस में HCl, वो हमारा एसिड और बेस हो गया, जिसको कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको बनाने में यूज हो रहा है। अब यहां पर केमिकल इक्वेशन लिखिए, पहले स्टेप में NaCl का फॉर्मेशन लिखिए, उसके बाद ये वाला इक्वेशन लिखिए, ठीक है। अब यहां पर बताइए कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो भैया बेसिक है, ठीक है। पीएच वैल्यू कितना है, तो पीएच वैल्यू खुद से देख लीजिएगा, मुझे अभी क्लियरली ध्यान नहीं है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा नेट पर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग केक्स इन टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट। तो भाई ये जो व्हाइट पाउडर है ये क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग पाउडर में पहला तो आपका बेकिंग सोडा होता है और साथ में एक माइल्ड एसिड होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टाटारिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर बात करें, सॉरी टाटारिक एसिड ही था,
एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, गलत नहीं हो, हाँ टाटारिक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई और माइल्ड एसिड का आपको नाम याद है तो लिख सकते हैं। अब यहां पर कहता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, हर एक इंग्रेडिएंट का फंक्शन बताइए। तो यहां पर क्या होगा, बेकिंग पाउडर में जो बेकिंग सोडा है वो क्या करेगा, आपको जो एसिड में से H+ आयन रिलीज होगा उसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, आपका CO2 रिलीज करेगा, H2O रिलीज करेगा और सॉल्ट बनाएगा। CO2 क्या करेगा, उस केक को स्पंजी बनाने में मदद करेगा। और साथ में केमिकल रिएक्शन बताने के लिए भी कह रहा है कि जब इस पाउडर को हीट किया जाता है बेकिंग के दौरान तो क्या होता है। तो आप यहां पर ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन लिखिएगा। अब यहां पर अगर आप ये रिएक्शन अगर आप लिखते हैं तो ये पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है भैया, क्योंकि H+ सीधा सीधा लिख दिया गया है। H+ के जगह पर आपको जो भी एसिड लेंगे उस एसिड को लिखिएगा और उस एसिड के साथ रिएक्शन करके कंप्लीट इसको लिखिएगा। तो जो हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो करेंगे, उसमें हम ये सारे क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से डील कर देंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे क्वेश्चन है वाशिंग सोडा से जुड़ा हुआ, तो चलिए हम लोग वाशिंग सोडा पढ़ लेते हैं। तो वाशिंग सोडा जो है वो एक प्रकार का केमिकल है जो कि हम सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त करते हैं। अब सोडियम क्लोराइड से ये डायरेक्टली नहीं बनता है, सोडियम क्लोराइड से हम कुछ दूसरा बनाते हैं, उससे दूसरा बनाते हैं, फिर हमारा वाशिंग सोडा बनता है। तो ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने एक रिएक्शन देखा था, ये वाला रिएक्शन, कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3। तो भैया सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब यहां पर ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वाशिंग सोडा बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसको जब हम एक तरीके से क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन उसका करते हैं, तो हमें वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। मतलब कि क्या, मतलब कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया तो क्या बन गया, वाशिंग सोडा बन गया, ठीक है। अब यहां पर वाशिंग सोडा की बात करें तो इसमें 10H2O का मतलब क्या है भाई, 10H2O मतलब क्या, मतलब कि 10 मॉलिक्यूल हैं H2O के जो कि Na2CO3 के साथ क्या है, अटैच्ड हैं। अब इसका क्या मतलब होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वाशिंग सोडा के यूजेस पढ़ लेते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके अलावा सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स वगैरह बनाने में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट को हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, जो साफ सफाई के लिए बनता है। और इसके अलावा वाटर का परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए भी यूज होता है। अब हम वापस से आते हैं कहां पर, ये हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उस पर आते हैं। टॉपिक है 2.4.4, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, मतलब जो साल्ट है उसके क्रिस्टल क्या रियली ड्राई होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, सॉरी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है, ये आपको ड्राई दिखते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर से, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भैया ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो क्या होता है कि देखिए, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो उसका मैंने एक तरीके से बुक में से डेफिनेशन लिया था, तो वो मैं जरा सा आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। तो यहां पर एक तरीके से देखें तो एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है कि सम साल्ट कंटेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सम H2O अटैच्ड टू देयर ओन मॉलिक्यूल, दीज आर नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट। क्या होते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट, मतलब कि जो सॉल्ट अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करके रखते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं वाटर मॉलिक्यूल जिन साल्ट में, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है जो कि सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है, ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, समझ गए। और यहां पर एक और चीज है, हाइड्रेटेड साल्ट तो मैंने बता दिया, और साथ में एनहाइड्रेटेड साल्ट भी ध्यान में रखना है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड में क्या मतलब कि जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, लेकिन क्या करें, अगर उस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम हीट अप कर देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या बन गया, वो एनहाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहता है कि भाई जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, इसमें हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर हम क्रिस्टल को हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और अगर
जो साल्ट है वो क्या हो जाएगा, वाइट में टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर से उसमें वाटर ऐड कर दें तो वाटर जो है वो उसमें आ जाएगा, फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर से ऐड हो जाएगा और क्रिस्टल का फिर से कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक डेफिनेशन आपके बुक में भी दिया गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। ये भी आप आसानी से डेफिनेशन में लिख सकते हैं अगर आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पूछता है। अब जैसे कि बात करें कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो आपका कॉपर सल्फेट का, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 5H2O। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो इसके अलावा जो आपका Na2CO3 10H2 है, यानी जो वॉशिंग सोडा है, क्या ये वेट है? तो यहां जी हां, ये हाइड्रेटेड है, इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। इसी तरीके से दूसरा जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होल्ड करने वाला जो आपका एक सॉल्ट है वो है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4 2H2O। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कहां पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। टॉपिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन वगैरह हैं यहां पर पूछे गए हैं, ये जरा सा देखते हैं। तो भाई हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में पूछा गया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस आप यहां से बता सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। हाइड्रेटेड क्या हो गया भाई, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, एनहाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया गया है। वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश की बात की है, सोडा ऐश यहां पर नहीं बताया गया है। लेकिन मैं यहां पर बता देता हूं कि देखिए जो सोडा ऐश है वो वॉशिंग सोडा का ही नाम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में ऊपर पढ़ लिया है, ये भी आप एक तरीके से आंसर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर 2 कंपाउंड्स एज एग्जाम्पल। 2 कंपाउंड में आप क्या कर देंगे, कॉपर सल्फेट जो है हाइड्रेटेड उसका एग्जाम्पल दे देंगे, साथ में हमारा जो वॉशिंग सोडा है उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर जिप्सन का नाम आप लिख सकते हैं और केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर हाउ कैन इट बी प्रूवन दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर करना है तो सिंपली आपने जो कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ा कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेटेड हाइड्रेटेड अगर होगा तो उसका क्या होगा, ब्लू कलर का क्रिस्टल होगा। अगर हम उसको हीट कर देते हैं और उसमें से अगर हमारा वाटर रिमूव हो जाता है तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है, और अगर हम फिर से हाइड्रेट कर देते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में पूछे गए हैं। अब यहां पर अगला क्वेश्चन फिर से वही कहता है, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नेम द कॉमन नेम एंड कॉमन फॉर्मूला ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच हैज 10 मॉलिक्यूल्स। 10 मॉलिक्यूल का ऊपर हमने देखा वॉशिंग सोडा है, आप आसानी से लिख सकते हैं। हाउ इज द कंपाउंड ऑब्टेन वॉशिंग सोडा, कैसे बनाया जाता है ये आप लिख दीजिए। राइट द केमिकल इक्वेशन, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड, आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। तो भाई जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, तो उसका वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है, लूज कर जाता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, CaSO4 ½ बनता है। तो इसका आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। और यही जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, जिसको कि आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर में जब किसी का हाथ पैर या फिर कोई बोन फ्रैक्चर या टूट जाता है उस समय में। तो क्या होता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक प्रकार का व्हाइट पाउडर होता है। जब इसको वाटर के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर से हार्ड हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब आपका पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपका हाथ में बैंडेज करके अच्छी तरीके से जब अप्लाई करके उसको भिंगा कर अप्लाई किया जाता है तो वो क्या होता है, इस प्रकार का वहां पर रिएक्शन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 1.5 H2O के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है जो कि हार्ड होता है, और इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका काम करता है। अब यहां पर देखें तो यहां पर एक चीज आपने देखा कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल अटैच दिखाया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, लेकिन यहां पर हाफ दिखाया गया। हाफ क्यों दिखाया गया है? इसका रीजन यह है कि यहां पर 2 CaSO4 के साथ CaSO4 के साथ 2 CaSO4 के साथ एक H2O मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। तो एक CaSO4 मॉलिक्यूल के लिए कितना हुआ, 1.1/2 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा लिखा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और भी जगहों पर यूज होता है, जैसे कि टॉयज बनाने में, आपको डेकोरेशन की चीज़ों बनाने में, या फिर आपका जो हॉस्पिटल वगैरह हो गया उन सब चीज़ों को बनाने में। अब यहाँ पर एक सवाल है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है? तो इसका पेरिस से कुछ रिलेशन है। पेरिस में कुछ हुआ था, जिप्सम को हीट किया गया था तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया।
अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है भाई CaOCl2 का आप क्या कीजिए, कॉमन नेम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर आप अलग अलग क्वेश्चन है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी वाला हम सेक्शन करेंगे, वहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को, तो हम इन सभी चीज़ों को डील कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, लेकिन हमारा जो ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है भाई? क्योंकि इस चैप्टर के हमको क्या करने हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने हैं, साथ में डिजिटल बोर्ड के जरिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा नोट्स के जरिए समझेंगे, और साथ में एमसीक्यू का भी वीडियो आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा इस चैप्टर का। तो सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी लोग पढ़ सकें। तब तक के लिए गुड बाय।